पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन मैंने सवाल उठाया था, इसी सदन के अंदर सवाल उठाया था कि आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच करने के लिए। तब समझ में नहीं आया इसका जवाब, लेकिन अब समझ में आता है जब बीजेपी के अंदर से आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं। और सुनो, ये जो तुम्हारे 2 कौड़ी के विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन आईएसआई वालों को मोदी जी बिरयानी खिला रहे थे दिल्ली में बुलाकर। भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन कश्मीर के 2 झंडों के नीचे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है हेट स्पीचेस। ये क्यों की जाती हैं और फिर ये करने वालों को कैसे इनाम दिया जाता है और इसका समाज पर क्या परिणाम हो सकता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इन सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं और इरफान इंजीनियर साहब हैं और श्री धनंजय शिंदे साहब हैं। मैं आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल श्री धनंजय शिंदे साहब से ये है कि ये जो नीतीश राणे साहब जैसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, हालांकि अगर वो मस्जिद में घुस के मारने की कोशिश करें तो लोग उनके जो है वो पैर तोड़ के उनके हाथ में दे देंगे, लेकिन बहरहाल इस तरह का बयान वो दे देते हैं। और इसके बाद फिर ये कह देते हैं कि बुर्का पहनने वाली लड़कियों को हम एग्जाम देने नहीं देंगे। फिर ये कह देते हैं कि दूसरी पार्टी के जो म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं हम उनको 1 पैसा अनुदान नहीं देंगे। तो इस तरह की जो है वो हेट स्पीचेस और ऊटपटांग बातें ये लोग आए दिन करते रहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या चीज उनको इस बात पर मजबूर करती है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दें? धनंजय शिंदे साहब। देखो क्या होता है कि जरा जोर से बोलिए सर। बंबई जैसे शहर में या आप कहाँ भी जाओगे तो एक बंगला रहता है मालिक का, और मालिक क्या करता है, वो बंगले की निगाह रखने के लिए कोई रहेगा नहीं तो एक कुत्ता पालता है। और वो कुत्ता जो है, वो कुत्ता कभी कभी मतलब काटता भी है, कभी कभी भौंकता भी है। तो आने जाने वाले जो लोग हैं उनके मन में एक वो डर पैदा करता है। मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इनको कुत्ता तो नहीं कहूंगा, इन लोगों को, वो कपिल मिश्रा हो या ये राणे वगैरह हो, लेकिन ऐसे बदतमीजों की एक फौज पाल के रखे हुई है। और अगर हम महाराष्ट्र का विचार करें तो महाराष्ट्र के जनता के जिंदगी जीने के जो प्रश्न है, रोटी कपड़ा मकान के जो प्रश्न है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महिलाओं के रक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा है उसका मुद्दा है। तो अलग अलग जो मुद्दे हैं वो, और अभी जो महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो सरकार बनी है, 3 मोस्ट करप्ट लीडर्स इकट्ठा होके, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों बहुत ही एम्बिशियस है लोग और हाईली करप्ट है तीनों भी। तो ये तीनों के बीच में बहुत ही एक गंदी कोल्ड वॉर चल रहा है। और उसकी वजह से ये तीनों पार्टियों में, भाजपा हो, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना बनाई है वो हो, तो इनके तीनों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत प्रचंड कोल्ड वॉर है, वो कभी भी उभर के आ सकता है। तो इसीलिए ये उनका और राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देंगे, तो इन मुद्दों से जनता का और उनके तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता का ध्यान भटकता है। और जनता के सामने अलग ही उनका जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, जो भाजपा का एजेंडा है, जो अडानी का एजेंडा है कि इमोशनल मुद्दों के ऊपर जनता को भड़काना, और जो मुख्य मुद्दे है राज्य के सामने के, देश के सामने के, उनसे दूर करना, तो उस रणनीति का ये भाग है। लेकिन देखिए, मिनिस्टर है ये, और मिनिस्टर जब मंत्री पद की शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है, तो भारत का संविधान की प्रक्रिया से ये चुन के आए हैं, देश के संविधान से चुन के प्रक्रिया से चुन के आना,
और मंत्री बनना और उस वक्त भी संविधान की शपथ लेना और बाद में असंवैधानिक भाषा करना, ये बदतमीज व्यक्ति का लक्षण है। तो बदतमीजों के बारे में हम कितनी बातें कहें, वो तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे मूवमेंट में हम बोलते हैं कि वो धर्म की बात करेंगे, जाति जातु में मत भेद करने की कोशिश करेंगे। हम अपने जीने के सवालों के ऊपर अड़े रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे उटपटांग स्टेटमेंट्स को हिंदुस्तान की जनता, महाराष्ट्र की जनता थोड़ी भी इज्जत नहीं देती। बल्कि अभी वो जो मुस्लिम मुस्लिम जो बोल रहे हैं, आपको एक बात बताता हूँ कि 19 तारीख को 3 दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हुई, बर्थ एनिवर्सरी हुई। और शिवाजी महाराज जो है, उनके सेना के करीब 12 से 13 प्रमुख सेनापति जो थे वो मुस्लिम थे। और उनकी जो लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की 450 साल पहले पुरानी, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो धर्म की लड़ाई थी नहीं। और इसीलिए महाराष्ट्र या स्वराज्य हो या हिंदुस्तान का अगर हम स्वतंत्र का संग्राम देखें, तो सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने ये हिंदुस्तान बनाया है, ये महाराष्ट्र बनाया है। और इसीलिए कोई शायर के जो शब्द है कि सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये याद इनको, इन उटपटांग बदतमीजों को दिलाने की जरूरत पड़ती है, वो हम हमारे लेवल से देते रहेंगे। तो ऐसे फालतू लोगों के स्टेटमेंट्स को मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग दिल्ली आते हैं, बम्बई की बात हमने सुन ली। बम्बई और महाराष्ट्र एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट है और पुरोगामी स्टेट है और इसकी अपनी इतिहास है। लेकिन इसके बावजूद ये एक सच्चाई है कि ये लोग जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली में हम ये देखें कि दिल्ली जो है वो भारत का कैपिटल है और इसमें कपिल मिश्रा नाम का एक आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी में आरएसएस और बीजेपी को गालियां देता है। उसके बाद वो उधर से निकल करके बीजेपी में जाता है। उसके बाद वो जो है वो दिल्ली के जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड है, उसने धमकी दी थी और उसके बारे में जज साहब ने कहा कि इनके खिलाफ कब एफआईआर दाखिल होगी, तो जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो जा करके खरगोन में दंगा लगाता है और उसके बाद दिल्ली में इलेक्शन लड़ता है और अब वो दिल्ली का कानून मंत्री है, यानी एक ही लॉ मिनिस्टर है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोग इलेक्ट कैसे हो जाते हैं? जनता जो है इनको वोट क्यों देती है? डॉक्टर माथुर साहब बताएं। आप अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट हैं आप, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। फिर म्यूट हो गए आप, एक ही बार कीजिए। आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आई। हाँ, देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत अहम है और गंभीर भी है। इस पे हम लोग दो तरह से डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो सारे मुद्दे को हम लोग जो है चुनावी राजनीति के उस पे समझे बैकग्राउंड में, जैसा कि शिंदे साहब अभी कह रहे थे। दूसरा एक ये कि आप इसको थोड़ा एकेडमिकली समझे, पूरी जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसके संदर्भ में समझे। अगर हम इसको मान लीजिए एक चुनावी राजनीति के संपर्क में समझना चाहते हैं, तो वही बात है जो कि सिंह साहब ने कही है कि इस तरह की बातें, भड़काऊ बयान दे करके आप एक खास सेक्शन की इमोशंस को अपील करते हैं और उस इमोशन से आपको वोट मिल जाते हैं। और आपको ये मालूम है कि आप ऐसी बातें करेंगे तो ऊपर से आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपको चुपचाप शाबाशी भी दी जाएगी, इसलिए आप ये करते हैं। और ये हो ही रहा है। मतलब ऐसे करने वाले जो हैं बहुत ज्यादा जो है उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो अपना पॉलिटिकल स्कोर डेवलप करने के लिए भी वो समझते हैं कि यार माइनॉरिटीज को गाली दी जाए तो शायद उनको फायदा हो जाएगा और राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे। अब दिल्ली में देखिए बड़ी जोरों में चर्चा थी कि नूपुर शर्मा जो है कहीं ना चीफ मिनिस्टर बन जाए, मतलब, जबकि उन्होंने जो कहा वो सब तो आपको पता ही है कि कितनी गलत बात कही और उस पर कोर्ट ने भी वो संज्ञान लिया। और बड़े नेता भी इस तरह की बातें करते रहते हैं बीजेपी के। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट चुनावी है
एस्पेक्ट ये है कि आप बड़े लोगों की उसमें निगाह में आए और आपका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ जाए, एक तो इसका एस्पेक्ट ये है। लेकिन अगर आप इसको गहरे एक एकेडमिक एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारी पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें अच्छे लोग आ ही नहीं रहे, बिल्कुल, मतलब जो भी कारण हो, मतलब या तो क्या कहना है जी कैरियर्स में जा रहे हैं या कुछ और उसमें जा रहे हैं और प्रोफेशन में जा रहे हैं, और जो नहीं भी जा रहे हैं वो आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि राजनीति के दलदल में वो फंसना नहीं चाहते अपने को। ये बड़ी दिक्कत की बात है। और हम लोगों का जो पूरा पूरा नजरिया बन रहा है पॉलिटिक्स को देखने का, वो एक मध्यम वर्गीय नजरिया है। जो उस जमाने तो ठीक था जबकि फ्रीडम मूवमेंट से आए बड़े लोग जो थे राजनीति की का बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए थे, लेकिन वो जनरेशन तो खत्म हो गई है। अब जो नई जनरेशन आई है इसको वो नहीं है, तो वो राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, अपने पॉलिटिक्स आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, सब बातें करते हैं। तो इस बात पे एक बहुत गहरे विमर्श की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कभी आप चाहे आप करें या फिर और कुछ हो इस पे कि भाई क्या व्हाट इज द रीजन व्हाई इंडियन पॉलिटिक्स इज नॉट अट्रैक्टिंग गुड एंड टैलेंटेड पीपल, एक ये बात है। अब देखिए इसमें एक और भी बात है बड़ी। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा 2 मिनट की। काफी पहले की बात है, कलकत्ता में एक जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस हुई, जस्टिस सरकारिया उसमें बोले। तो जस्टिस सरकारिया साहब ने कहा, एक बात की, उन्होंने कहा कि व्हाट इज इमोरल व्हाट इज अनएथिकल कैन नॉट बी लीगल। तो मैंने उनसे कहा कि व्हाट इज अनएथिकल कैन नॉट बी लीगल। तो हमने कहा नहीं ये बात, मैं तो बहुत बड़े आदमी थे, मैंने कहा अपने लेक्चर में कहा कि ये बात सही नहीं है। महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था वो अंग्रेजों की निगाह में वो इलीगल था, तभी उनको जेल में डाला जाता था, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हो एथिकल नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तमाम बार जो है जनता की आवाज के लिए प्रोटेस्ट करा जाता है, वो प्रोटेस्ट जो है वो कानून की नजरों में ठीक नहीं होता, कानून उनको पकड़ के लग देता है, और इस तरह से जो आपके ऊपर मुकदमे चल जाते हैं, सब हो जाता है। मतलब मेरा कहना यह है, इस लंबी बात को छोटा करते हुए, कि आपको इस बात का बिल्कुल क्या कहना चाहिए, लॉ के हिसाब से इस बात को पूरी तरह डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्राइम जो है पॉलिटिकली परमिसेबल है और क्या पॉलिटिकली परमिसेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने रेप किया, डाका डाला, किसी को मारा किसी को, तो ये तो ऐसे क्राइम है जो कोई कहीं पर वो नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने आदमी ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ हो गई, मामला हो गया, उसमें थोड़ी हल्की तोड़फोड़ हो गई, ये सब है, तो ये पॉलिटिकल एक्शन के लिए करने वाले क्राइम जो है, इनको आप जो है एक आम क्राइम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। मतलब तो मेरे कहने का मतलब ये कि इस पे पूरी तरह डिबेट हो, क्या हो, तब पता लगेगा कि क्यों इस तरह के लोग आ रहे हैं। इसमें आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे लोग कैसे आए, मतलब व्हाट इज द अट्रैक्शन फॉर देम टू कम टू पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। क्यों आपने ऐसा कर दिया कि कोई अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहे हैं। मैंने किसी यूपी के बहुत बड़े नेता से कहा, आपने कहा आप ऐसे कैंडिडेट्स क्यों ला रहे हैं? बोले आप आइए मेरे जिले में जाइए, आप 4 लोगों के अच्छे लोगों के नाम बता दीजिए तो मैं उनमें किसी को टिकट दे दूंगा। मतलब ये है। तो इन सारी बातों को जो इंडियन पॉलिटिक्स की जो हार्श रियलिटीज है, इनको भी हमको समझना पड़ेगा। ये है इस वक्त जो मामला इतना ये है कि जो बड़े लीडर्स है उनका विवेक जो है वो भी खत्म हो गया है, और उनमें विवेक हो तो शायद वो इस तरह के क्रिमिनल्स को जो है पॉलिटिक्स में आगे ना बढ़ाए और उनको मिनिस्टरशिप ना दें। इरफान साहब, हम लोग जरा सा नीतीश राणे साहब के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब कह रहे थे कि 2 तरह के जो है वो केसेस होते हैं लोगों के ऊपर, एक तो प्रोटेस्ट वगैरह के होते हैं, दूसरे जो है वो हाइनेस क्राइम के होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके खिलाफ नीतीश राणे के खिलाफ 38 केस, जिसमें गाली गलौज मारपीट ये सब है, और 22 केसेस जो है वो हेट स्पीचेस के हैं। और हेट स्पीचेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्ती दिखाई है ये हम सब जानते हैं। तो अब इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है इसको बीजेपी और शिवसेना और उनके पार्टनर एनसीपी को, महायुति को, और 200 से ज़्यादा लोग जो है वो जीत गए। इसके बावजूद एक ऐसे आदमी को जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमात हैं और ऐसे क्राइम के मुकदमात हैं, उसको मंत्री बनाने की जरूरत जो है वो क्यों पेश आती है? ये भी तो हो सकता है कि वो खाली एमएलए रहे, लेकिन उसको मंत्री बनाने का इनाम क्यों दिया जाता है? इरफान साहब। धन्यवाद सलीम भाई, आपने मुझे आपके चैनल पर फिर एक बार बुलाया और बात करने का मौका दिया। मैं आपके सवाल पर जोर से बोलिए थोड़ा।
मैं आपके सवाल पर आऊं उसके पहले इंडिया हेट लैब का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आंकड़े में आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिससे नीतीश राणे के इस पर भी रोशनी पड़ी। 2024 में पिछले साल 139 केसेस हेट क्राइम्स के हुए, जहां नफरती भाषण दिए गए, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है। 23 ऐसे भाषण उन्होंने दिए जो नफरत भरे थे। और आप जानते हैं कि पिछले साल लोकसभा का चुनाव था और चुनावी भाषण बहुत सारे हुए, जिसमें हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांटा जाएगा, इस किस्म के क्लेम्स हुए। मटन, मछली, मस्जिद, यही मुद्दे निकालते रहे, और ऐसे 23 भाषण हाईएस्ट ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हिस्से में जाता है कि ये 139 में से 23 भाषण उन्होंने दिए। उसके बाद अमित शाह का नंबर आता है, 15 ऐसे उन्होंने भाषण दिए जिसको हेट स्पीच के दायरे के अंदर लाया जा सकता है। उसमें हिमांता बिश्वा शर्मा को भी हम शामिल कर सकते हैं। आए दिन लव जिहाद, उन्होंने तो एक नया कंसेप्ट निकाला फ्लड जिहाद, कि मेघालय में एक यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंडिया की बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी चल रही है जो मेघालय, जो आसाम के बॉर्डर पर है। उन्होंने कहा आसाम में जो फ्लड का कारण है वो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में बनी है, तो उस यूनिवर्सिटी की स्थापना से आसाम में फ्लड आ रहे हैं, और उसको फ्लड जिहाद का नाम दिया कि मुसलमान फ्लड जिहाद कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारे भाषण दिए। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पटेंगे तो कटेंगे जैसे भाषण दिए। 9 ऐसे हेट वाले भाषण दिए। सलीम भाई, एक जमाना था जब महाराष्ट्र में ये जो शिंदे सरकार आई, एकनाथ शिंदे की सरकार आई 2021 में, उसके बाद 100 से ज्यादा सकल हिंदू समाज के मोर्चे हुए, और इस 100 सकल हिंदू समाज के मोर्चों में नफरती भाषण दिए जाते थे, जहां लव जिहाद का झूठा आरोप लगाया जाता था, मुसलमानों का बायकॉट किया जाए ये नारा दिया जाता था, और बहुत खतरनाक नफरती भाषण होते थे। और ये भाषण करने के लिए गुजरात से काजल हिंदुस्तानी को बुलाया जाता था, और तेलंगाना से पी राजा को बुलाया जाता था, अगर आपको इसका याद हो। तो महाराष्ट्र में बाहर से इंपोर्ट करते थे नफरती भाषण देने के लिए। तो शायद नीतीश राणा को लगा होगा कि बाहर से हम क्यों इंपोर्ट करें, महाराष्ट्र की धरती पर भी नफरती भाषण देने वाले मराठी में और वो हिंदी में भाषण देते थे, तो हम मराठी में भाषण दे सकते हैं, हमारी जमीन पर ये उग सकता है। इसकी दूसरी वजह ये है कि ये जो आपसी कंपटीशन आजकल चालू है, और जो जितने ज्यादा नफरती भाषण दे सकता है उसको उतने मंत्री पद मिलते हैं। अगर आपको मैं मध्य प्रदेश का सिनेरियो बताऊं कि कांग्रेस की जो एमपी में सरकार थी वो गिरने के बाद ये बीजेपी के सामने उसके एमएलए का डिफेक्शन हुआ, उन्होंने राजीनामा दिया कुछ कांग्रेस के एमएलए ने, और फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बनी। उसमें तब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके लिए जो शिवराज सिंह चौहान थे उनकी चीफ मिनिस्टरशिप को एक खतरा था। नरोत्तम मिश्रा उस चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार थे, और वो दावेदार इस बलबूते पर थे कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक नफरती भाषण एमपी की धरती पर दे सकते थे और जहर उगलते थे। उन्होंने ये बुलडोजर का नारा दिया कि जिस घर से पत्थर आएगा उसी घर को पत्थरों का ढेर में बदल दिया जाएगा।
और उसी नफरती भाषण की वजह से, और वो एमपी के होम मिनिस्टर बने बाद में, तो शिवराज चौहान को लगा कि भाई ये अब मॉडेस्ट या मॉडरेट हिंदुत्ववादी बनकर नहीं चलेगा। जो जितना ज्यादा उग्र है उसका प्रमोशन होता है, उसको मंत्री पद मिलता है, उसको चीफ मिनिस्टर पद मिलता है। जब उसकी चीफ मिनिस्टरशिप की पद को धोखा हुआ तब उन्होंने भी नफरती भाषण देना शुरू किया। तो ये जैसे एक कंपटीशन लगी, एक तो हाईएस्ट स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर के पद से जो नफरती भाषण दिए जा रहे हैं वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है ऐसे नफरती भाषण देने के लिए। और नफरती भाषण देने वालों को जब पद दिए जाते हैं तो दूसरे के लिए एनकरेजमेंट है कि हम भी दें ताकि हमको भी मिनिस्टरशिप मिले। ये नफरती भाषण देना ये एक बैज ऑफ ऑनर हो गया है उनके लिए कि देखिए हम इसके लिए केपेबल है, हमने इतना काम किया है। और शायद कहीं सिर्फ नफरती भाषणों की वजह से वोट मिलते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी एक फैक्टर होता है। महाराष्ट्र में जो 200 पार हुआ, ये जो महायुति सरकार का, उसमें नफरती भाषण का एक रोल है, दूसरे भी रोल है। या एंटी मराठास को कैसे इकट्ठा किया, वो पॉलिटिकल रोल भी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उन सारे फैक्टर्स ये आज के हमारे विषय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए उसमें नहीं जाते। लेकिन सिर्फ नफरती भाषण एक रोल नहीं है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है। और अगर आप नफरती भाषण देकर हिंदू समाज को डराकर, मुसलमानों से और ईसाइयों से डराकर आप अगर वोट बटोर सकते हो और आप चुनाव में जीत कर आ सकते हो तो फिर आपको ऊंचे पद भी मिलेंगे और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आप पर कोई केस नहीं होने वाला है, आप पर कोई शिक्षात्मक कार्यवाही नहीं होने वाली है, आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली है और आप बिल्कुल सेफ हो। सेफ होने की वजह से आप ये नफरती भाषण देते हो और उसका फायदा उठाते हो, तो फिर नीतीश राणे जैसे लोग और ज्यादा महाराष्ट्र की धरती पर पैदा होने की संभावना है। ईश्वर करे और ना हो, लेकिन होने की संभावना है। सलीम धनंजय साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है, अभी इन्होंने 2 लोगों का नाम लिया। एक बिस्वा शर्मा जो वहाँ के आसाम के सीएम है, इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, कल उसके चांसलर को गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया गया। वो यूनिवर्सिटी मेघालय में है। मेघालय का सीएम ये कहता है कि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अवार्ड मिला है। लेकिन जब वो गुवाहाटी आता है तो हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस उसको, एसटीएफ उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को जो है वो झारखंड का इंचार्ज बनाया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन ये कि वहां की जनता उसको हरा देती है, उसको कामयाब नहीं होने देती, बीजेपी को कामयाब नहीं होने देती। इसी तरह से अभी इन्होंने नरोत्तम मिश्रा का वो किया, वो होम मिनिस्टर था, उसने बहुत नफरत फैलाया, लेकिन जब चुनाव हुए तो वो खुद अपनी सीट नहीं बचा सका, वो खुद हार गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को पॉलिटिकली कैसे रोका जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत सके? देखो, मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल और पॉलिटिकल डोमेन जो है, मेरा जो अभ्यास ये कहता है कि ये जो हिंदुस्तान की जो नींव है ना, वो नींव असलियत में सेक्युलर नींव है। तो कोई एक्सट्रीम ऐसी जो बातें करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए हैं, ऐसा इतिहास है। एकदम एक्सट्रीम जो भी बातें रहेगी धर्म के ऊपर या जात के ऊपर या और भी कोई मुद्दों के ऊपर, एक्सट्रीम जो जो बातें करते हैं हिंदुस्तान में, वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं हो सकते। तो भले उनको मतलब इमीडिएट बेनिफिट पॉलिटिकल संगठन के बीच में उनको बेनिफिट मिले, या उनके जो इंट्रा पार्टी राइवलरी होती है अलग अलग लोगों के, उनके जो इंटर पार्टी राइवलरी होती है अलग अलग लोगों के, या उनके जो
कंपटीशन होती है पार्टी के अंतर्गत भी। अगर समझो दिल्ली में 70 एमएलए है तो सिर्फ 7 ही मिनिस्टर बन सकते हैं। महाराष्ट्र में भी 234 में से भाजपा के पास सिर्फ 20 एमएलए है, तो उसमें इतने सारे बल्कि चुन के आया है कुछ, इतने सारे लोगों को कैसे अकोमोडेट करे। तो इसीलिए खुद की एक पार्टी के अंतर्गत छवि जो है वो अलग से रख के आगे रहे और हमें पूरे फायदे कैसे मिले, ऐसा एक स्वार्थी विचार होता है उसमें। अभी आपने जो मिश्रा जी का नाम लिया, ये जो राणे हैं या कपिल मिश्रा है दिल्ली का, तो ये लोग जो है अगर वो सचमुच में इनमें दम है तो खुला आप घूम के दिखिए ना, आपको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत पड़ती है फिर। तो वो प्रोटेक्शन लेके वो ऐसे ये स्टेटमेंट्स करते हैं। इसी में ही पता चलता है कि ये जो कर रहे हैं ये सस्टेनेबल, लंबी राजनीति में ये चलता नहीं है। और इसीलिए जैसे मिश्रा जी को जनता ने हराया, वैसे ही आने वाले दिनों में इन नीतीश राणे हो या और भी कोई लोग हो, उनको जनता सबक सिखाएगी। क्योंकि देखो जनता के रोजमर्रा जिंदगी के जो सवाल है वो बहुत ही कठिन बनते जा रहे हैं दिन ही दिन। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, अगर हम ज्ञान ले, उसके बारे में जानकारी ले, जैसे मोदी जी अभी अमेरिका जाके आए और अमेरिका ने जिस तरह से मोदी जी को और उनके साथ में जो अफसर थे उनके साथ में बर्ताव किया, और उसके बाद में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी है, उन्होंने जो मीडिया के सामने आके बातें की, मुद्दे रखे, हिंदुस्तान को क्या मिला, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है आने वाले दिनों में बहुत बड़े खतरे को हमें सामना करना पड़ेगा। तो आर्थिक परिस्थिति के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो वो भी एक इन ऐसे उठपटांग लोगों को मतलब नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया में वो बहुत बड़े काम पे आएगी। और ऐसे बदतमीज लोगों को अगर भाजपा हो या एकनाथ शिंदे का गठ हो या अजित पवार का गठ हो, इनको आगे करके, या हेमंत बिश्व शर्मा जैसा, वो भी एक बदतमीज इंसान है, वो पहले कांग्रेस में था, वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। तो ऐसे बंदरों को जनता भी बिठाएगी घर पे सही वक्त पे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ऐसा इतिहास कहते हैं। मैं तो कहूंगा कि आर्थिक परिस्थिति जो है देश में आने वाले समय में जो निर्माण होगी, उससे ये सिर्फ ये नेतागण ही नहीं बल्कि खुद हेड स्पीच देने वाले देश के प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो या नेशनल लीडरशिप हो सत्ताधारी पार्टी की, तो इनके सामने भी बहुत बड़ा गहरा संकट आने वाला है। और उसमें हेड स्पीच उनको कुछ भी काम पे नहीं आएगा। और इसी प्रक्रिया का भाग मतलब जनता आने वाले चुनाव में इनको घर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि ये सबशेल फेल्योर है, टोटली फेल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है और उनका गवर्नेंस है। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। मैं काफी सकारात्मक हूँ इसके बारे में। इरफान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात हुई, और पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरियां भी होती हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग लोगों को, बदमाश लोगों को भी पालती हैं और उनको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन जुडिशरी का मामला, इस मामले का मामला अलग है। हमने देखा कि जुडिशरी में जब भी हेट स्पीच का मामला आता है तो उसकी तरफ से बहुत ही सख्त स्टैंड सामने आता है और बहुत सारी गाइडलाइंस भी सामने आती हैं, लेकिन वो सब चीजें कागज में रखी रह जाती हैं और एक्चुअल ग्राउंड जीरो पर जो है वो सारी चीजें होती रहती हैं कि जिससे कि कोर्ट जो है वो रोकने की कोशिश करता है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जुडिशियल एडवोकेसी के लिहाज से हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि ये इन हेट स्पीचेस पर लगाम जुडिशरी की तरफ से लगे, अदालत की तरफ से लगे। सलीम भाई, जुडिशरी ज़्यादा इफेक्टिव इस वजह से नहीं हो सकती है हेट स्पीच के मामले में, तो अगर आप केस करेंगे किसी पर, आजकल सेक्शन 196 बीएनएस जो नया कानून बना है उसका सेक्शन 196 है जिसके तहत हेट स्पीच के खिलाफ ऑफेंस फाइल किया जा सकता है, गुनाह दाखिल किया जा सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि आपको उसके पहले
सरकार से परमिशन लेना पड़ती है। वो कोर्ट को उसका कॉग्निजेंस ले, उस पर केस चलाए, उसको ध्यान में ले, फाइल पर ले, उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। और यही है जो पी राजा सिंह, काजल हिंदुस्तानी, हिमंत बिस्वा शर्मा, प्राइम मिनिस्टर कपिल मिश्रा वगैरह ऐसे लोगों को बचा रहा है और सारे लोगों को बचा। आप इस्लाम के बारे में, ईसाई समुदाय के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, पैगंबर के बारे में भी जो चाहे कह सकते हैं, आप पर कोई केस नहीं होगा और हुआ भी नहीं है। लेकिन आप हिंदुइज्म के बारे में एक अभ्यासपूर्ण टिप्पणी भी रखेंगे जो हिंदुत्व को नागवार है, तो आप पर केस हो जाएगा और सख्त एक्शन होगा, इसलिए क्योंकि उसको परमिशन जल्दी मिल जाती है। तो जुडिशरी, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी बोले, केस तो चल रहा है लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती जब तक सरकार परमिशन न दे, और सरकार परमिशन देती भी नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में बाला साहब ठाकरे ने जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये यहाँ दोहराए भी नहीं जा सकते आपके चैनल पर, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कभी परमिशन दी नहीं और कोई केस चला नहीं। जब कांग्रेस के ज़माने में नहीं चला तो अब चलना बहुत मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कह ले, वो ज़मीनी तौर पर होने वाला नहीं है, वो इनको प्रोटेक्शन है। एक बात। दूसरी बात कि अगर देश में, मुल्क में राइट विंग की हवा चल रही है और बार बार मीडिया नफरत के भाषणों को दोहरा रहा है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि ये लोग जो बोलते हैं उसको पब्लिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिसिटी देता है, गोदी मीडिया पब्लिसिटी देता है, प्रिंट मीडिया पब्लिसिटी देता है, बार बार देता है और दिनों दिन तक उसकी चर्चा चलती रहती है। तो दरअसल मीडिया पर भी कोई एक्शन लिया जाने वाला नहीं है। मीडिया को जो गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए वो फॉलो कर नहीं रही है, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि दिनों दिन तक ये नफरती बातें बार दोहराई जाती है। तो ये जब मीडिया इतनी बार दोहराता है तो इसका असर जजेस पर भी पड़ता है। अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी नफरती भाषण देने लगे। सुरेश कुमार यादव जिस तरह के शब्द उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए इस्तेमाल किए और हम हिंदू समुदाय के लोगों के लिए हम शब्द इस्तेमाल किया, मुस्लिम समुदाय वो, और आप सुधर जाओ, आपको सुधरना पड़ेगा, और दूसरे गंदे शब्द इस्तेमाल किए। तो हम देखते हैं कि जुडिशरी पर भी ये एक असर पड़ रहा है इन नफरती भाषण का, क्योंकि वो एक मेन स्ट्रीम क्या कहते हैं डिस्कोर्स हो गया है और ये आम समझने लगा है कि मुसलमान देश को खतरा है, हिंदू राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र को खतरा है, वो कभी सुनेगा नहीं। उसकी एक सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, अलगाववादी मानसिकता है, ये बार बार जताया जा रहा है और इसका असर जुडिशरी पर भी पड़ रहा है। तो मुझे जुडिशरी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, दो वजह से। एक तो उस पर भी नफरती भाषण का असर पड़ रहा है। बहुत कम ऐसे जजेस हैं जो रोजमर्रा के पेपर या मीडिया के परे सोचते हैं, सच्चाई को देख पाते हैं और सोच पाते हैं। और दूसरा कि कानून में ये जो सरकारी परमिशन का जो प्रावधान है, इस प्रावधान को लेकर जुडिशरी ज़्यादा करने में असक्षम है। सलीम भाई। माथुर साहब, आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने पहले कहा था कि इमीडिएट फायदे के लिए, नज़दीक के फायदे के लिए नफरती भाषण दिए जाते हैं और फिर उसके ज़रिए से अपने जो मंत्री पद का दावा है उसको भी मजबूत कर लिया जाता है, लोग इलेक्शन भी जीत जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका सोसाइटी पे क्या होगा? अगर किसी समाज में
लोगों के दिमाग में नफरत भर दी जाए और वो नफरत का आग जो है वो हमेशा गर्म रखी जाए और ये मामला कई सालों तक चलता रहे, तो वो समाज जो है वो कैसा समाज होगा और उसका जो भविष्य है वो कैसा होगा आध्यात्मिक तौर पे, आप क्या सोचते देखिए, एक बात तो हम लोग को बड़ा स्पष्ट समझनी चाहिए कि नफरती भाषणों से किसी लीडर को ज्यादा वोट मिल रही है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है किसी तरह की। इसको बड़ा हमें समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक जिसको कहना चाहिए अच्छी बात है ये। नफरती भाषण देखे किसी को वोटर ज्यादा मिले, ये ऐसा कहीं नहीं मुझे समझ में आता। दिक्कत ये हो रही है कि नफरती भाषण से जो टॉप लीडरशिप है वो खुश हो रही है और फिर उनको अवार्ड मिल रहा है। एक बात तो भाई समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये वाली बात है। जहां तक समाज पे प्रभाव का असर पड़ा, मुझे ये लगता है, आप कह सकते हैं कि मैं ज्यादा कुछ बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ सब है कि ये जो नफरती भाषण है और ये जो हेट कैंपेन है, मुझे लगता है अब ये उल्टा पड़ने लगा है। मतलब कि मैं खुद देखता हूँ, लखनऊ की मेरी पृष्ठभूमि है, तमाम लोगों से मिलता हूँ, मेरे तमाम लोगों से बात होती है। मुझे लगता है ये है कि इसका जो इमोशनल एक इम्पैक्ट था वो अब वेन पे है, बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है धीरे धीरे। मतलब एक स्टेज पे हो गया, उसमें कई फैक्टर्स थे, उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टीज की भी कमी थी, बीजेपी की भी अंदर कमी थी कि वो कैसी लीडरशिप को आगे लाए, तमाम बातें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसकी कोई बहुत ज्यादा जो है क्या कहना चाहिए, इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, जहां तक आपस के डिफरेंसेस हैं ये है, वो तो हमेशा रहते ही रहते हैं। मतलब आप अगर ये मुस्लिम और वगैरह हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दें तो हिंदुओं के अंदर तमाम जातियां हैं, उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है क्या कह रहे हैं, कुछ शिकायत रहती है, कोई डिफरेंसेस रहते हैं। मतलब मुसलमानों में शियों में डिफरेंसेस रहते हैं, तो इस तरह की बातें तो हमेशा रहती आई है हमारे समाज में, कोई नई चीज नहीं है उसमें। मतलब क्रिश्चियंस में भी ये है, मतलब तमाम। तो इस तरह का अपने को बेटर समझना, दूसरे को कम आंकना, ये सब तो बातें जो है ये हम समझते हैं कि हमारी जैसी सोसाइटी है, पॉपुलर सोसाइटी, उसके लिए बड़ी आम बात है। लेकिन ये कहना कि ये एक पूरा पॉलिटिकल कैंपेन बन रहा है और आगे बढ़ते ही चला जाएगा और समाज पे इसका बहुत खराब असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि जितना पढ़ना था पढ़ चुका। अब चीजें जो है क्या कहना चाहिए, लोगों को खुद इन बातों से वो है दिक्कत होने लगी है कि ये क्या पागलपन है जो हो रहा है सब। आवश्यकता इस बात की है, जो आप जानना चाहेंगे, कि हमारे पास हमारा स्ट्रॉन्ग कोई पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट नहीं है जो इस पर अटैक करे। मतलब मैं समझता हूँ अगर ऐसा कोई मूवमेंट हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट हो, एक करेज वाला मूवमेंट हो, तो ये वाली पूरी टाइट को रिवर्स किया जा सकता है। मतलब क्योंकि जनता ऐसी बातें सुनने के मूड में नहीं है, अब जनता जो है सेंसिबल बातें सुनना चाहती है। अब ये क्यों नहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपना इतना करेज अपना वो करवा पा रहे हैं, अपोजिशन लीडर इस बात को अटैक करें। क्यों नहीं बीजेपी के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही है कि भाई पॉलिटिक्स आप करिए, एक और तरह की पॉलिटिक्स करिए, लेकिन इसका नहीं जरूरत नहीं। अभी इरफान साहब ने कहा कि सर राइटिस्ट पॉलिटिक्स इज नॉट कम्युनल पॉलिटिक्स। वो तो राइटिस्ट पॉलिटिक्स तो इकोनॉमिक उसकी पॉलिटिक्स है ना, कि आप जो है प्रो कैपिटलिस्ट है, प्रो पूंजीपति, इट इज नॉट एंटी कम्युनल। बल्कि पहले देखा जाए तो राइटिस्ट पॉलिटिक्स वाज वेरी सेकुलर, उसको देखा जाए। इन बातों को भी आपको समझना चाहिए। मतलब तो मेरा कहने का मतलब, अच्छा जहां तक जुडिशरी का सवाल है, देखिए जुडिशरी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। जुडिशरी जो आपकी सोसाइटी का जो टेम्परामेंट है उसको रिफ्लेक्ट करती है। मतलब तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बड़ी जरूरी है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो, पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, जो कि इस बात को कहे कि ये सब पागलपन है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इस पे इसका बड़ा अच्छा पब्लिक रिस्पॉन्स मिलेगा और ये पूरी जो टाइड है ये रिवर्स हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों ये बात प्रोफेसर साहब बता रहे थे और ये बात दिखाई भी देती है। रमेश बिदूरी ने सबसे ज्यादा बदतमीजी की थी इस दिल्ली के इलेक्शन में और वो हार गया। और बीजेपी का भी ये कैंपेन पिछले कैंपेन के मुकाबले इसमें हिंदू मुस्लिम कम था। सीएए के वक्त तो वो लोग बहुत आगे बढ़ गए थे और दंगे की बात भी बहुत उन्होंने उछाली थी, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार थोड़ा सा अलग किस्म से उन्होंने कैंपेन किया और उसके नतीजे में वो जीत सके। और फिर जो दूसरी घपलेबाजियां हुई हैं वो तो अपनी जगह पर है। इरफान साहब कुछ लेकिन कहना ऐसा चाहते लगता हैं? है कि बीजेपी भी कुछ ना कुछ रियलाइज कर रही है इस बात को। लेकिन अगर वो ये जो मिनिस्ट्री फॉर्मेशन के वक्त जैसे कि वर्मा को नहीं बनाया तो ये बात कही जा सकती थी कि वो बहुत बदजुबान है इसलिए नहीं बनाया। इसी तरह से अगर कपिल मिश्रा को भी नहीं बनाते तो ये बात समझ में आती। लेकिन
ऐसा है कि कपिल मिश्रा को उन्होंने बना दिया, और अभी रेखा के जो ट्वीट्स आए हैं उनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक जहरीली औरत है, जो कि लोगों में ज्यादा जिसका कि चर्चा नहीं हुआ था और उसको बीजेपी ने बना दिया। तो बहरहाल ये हमारी पॉलिटिकल उसमें ये अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं। और हमारे साथियों ने बताया। धनंजय साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया था। हाँ, इरफान साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी जी नहीं, मैं बोलिए इरफान साहब। जी, धनंजय साहब बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये अगर कोर्ट का जज भी एक्सट्रीम और रिलीजियस स्टेटमेंट करे जिसकी वजह से जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे जज का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, ऐसा मानना चाहिए। और इसीलिए भले कुछ भी हो अपने आजू बाजू में या लीगल सिस्टम में, हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास रख के आगे चलना चाहिए। भले जनता के न्यायालय में जाके हमें न्याय तो मांगने की एक प्रक्रिया तो हमारी होती है, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर भी हमें विश्वास रखना चाहिए ऐसे मामले में, ऐसा मुझे लगता है। एक पुरानी कहावत है कि काबुल में भी गधे होते हैं, ये नहीं कि सब घोड़े ही हो, मतलब तो जुडिशरी में भी बेवकूफ हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी मतलब। जी जी। लेकिन बीजेपी में तो कोई घोड़ा दिखाई नहीं देता। बहरहाल काबुल के बारे में तो हम नहीं जानते। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से ये जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं और इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि जुडिशरी के जरिए से, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के जरिए से, या एक बड़े मास बस मूवमेंट के मूवमेंट जरिए से इसको जो है वो हैंडल करने की कोशिश की जाए, इससे कन्फ्रंट करने की कोशिश की जाए। इसलिए कि जनता के मन में तो यही है, लेकिन ये कि वो जो मन की बात है वो मन के अंदर रह जाती है और बाहर कुछ और ही आता है। तो आज हम इसी पर अपनी बातचीत खत्म करते हैं। आइंदा हम किसी और विषय पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।